गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोल्स को जानने के लिए हमने हेलिक्स नियम और एंड रूल को देखा था। आज जो है हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इनके फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दो सिद्धांतों को दिया है। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो एक पहला सिद्धांत और एक है दूसरा सिद्धांत। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या कहता है? तो पहला सिद्धांत जो है, ये जो है डेफिनेशन बताता है और दूसरा जो है इक्वेशन को देता है। तो पहला सिद्धांत में ये कहता है कि जब किसी सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जब किसी सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है और यह ईएमएफ तब तक अस्तित्व में रहता है, मतलब यह ईएमएफ तब तक बना रहता है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स को घुमाएं और उसके मध्य में किसी चालक को रखें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स को घुमाएं और उसके मध्य में चालक रखें तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यह अस्तित्व में तब तक रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। दूसरा सिद्धांत देखिए क्या कहता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि किसी सर्किट में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, यानी कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, वो ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन के डायरेक्टली समानुपाती होता है। किसी सर्किट में उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो देखिए, किसी सर्किट में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। ईएमएफ इसको हम लोग ई से। तो ये क्या हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब
कभी कम होगा कभी अधिक होगा, तो इसको हम लोग φ2 माइनस φ1 कर देते हैं। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्या होगा कि वो जो कंडक्टर होगा वो सिंगल कंडक्टर नहीं होगा, वो कंडक्टर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्न का कंडक्टर होगा। क्योंकि आपने देखा कि किसी भी कोर में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न लगाते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न के जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्न के भी समानुपाती होता है। तो ई इज इक्वल टू n φ2 माइनस φ1, और फ्लक्स का जो परिवर्तन होगा फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है, तो रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। फ्लक्स किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन होगा, समय के परिवर्तन में, तो इसीलिए रिस्पेक्ट टू टाइम। और जितना नंबर ऑफ टर्न होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। इसके बाद कहता है इसके बाद हम लोग देखते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। तो देखिए जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और यही इसी पर क्या करता है, हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है। जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के कारण इसी फ्लक्स परिवर्तन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और इसी सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। अब देखिए अब अल्टरनेटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि
यहाँ पे जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र में ये मान लीजिए ये इस तरह से NS, तो चुंबक क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाया जाता है तो कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी सिद्धांत पे कार्य करता है आपका अल्टरनेटर, मतलब AC जनरेटर। यानी अब देखिए, अब इसमें क्या है कि कितना EMF जनरेट करेगा। तो EMF जो जनरेट करेगा, सबसे पहला नंबर तो फ्लक्स पे निर्भर करेगा, तो फ्लक्स B। इसके बाद ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लंबाई है उस पे निर्भर करेगा। और ये जो कंडक्टर घूम रहा है, मतलब ये जो रोटेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो BLV। और ये जो है ये चुंबकीय फ्लक्स, कंडक्टर का लेंथ, और ये जो कंडक्टर घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी, और ये किस कोण पे कट कर रहा है, तो इस कोण को लेने के लिए हम लोग, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि जब EMF इंड्यूस्ड किसी कंडक्टर में होता है तो आप E = BLV sin थीटा होता है। इसके बाद आपका आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ, तो लेंज के नियम के अनुसार ये जो है, इसमें क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में धारा बहती है तो प्रेरित धारा की दिशा सदा उस कारण का विरोध करती है जिससे कि इसकी उत्पत्ति होती है। प्रेरित धारा की दिशा सदा उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जिस कारण से धारा बहना शुरू हुआ है उसी का विरोध करना शुरू कर दिया। तो जिस थाली में खाया, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया। इसके बाद आपका आता है लेंज लॉ के बाद इंडक्शन, यानी कि स्टैटिकली प्रेरित
वाहक बल। तो स्टैटिकली प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो स्टैटिकली प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, जैसे वैसा यंत्र जो विद्युत वाहक बल निकालता है, ईएमएफ निकालता है, लेकिन वो मशीन घूमने वाला नहीं है, जैसे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिकली प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो स्टैटिकली प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण, और दूसरे को बोलते हैं अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, अन्योन प्रेरण को बोलते हैं म्यूचुअल। तो देखिए, स्वप्रेरण मतलब स्वयं में, स्वप्रेरण नाम से ही स्वयं में। तो इसमें क्या होता है, देखिए, किसी चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा बदलने पर इसी चालक में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण। यह कुंडली है। इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें अल्टरनेटिंग करंट दिए, एसी दिए। तो अल्टरनेटिंग करंट जब हम इसमें देंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, करंट में परिवर्तन होगा। तो धारा जैसे ही इसमें बदलेगा तो इस चालक में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि ये कुंडली है और इस कुंडली में हमने सप्लाई दिया और इसी कुंडली में ईएमएफ जनरेट हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और इसी सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इसके बाद आपका आता है अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण में देखिए क्या होता है कि इसमें दो कुंडली होती है। तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्वाइल ए और ये हो गया क्वाइल बी। अब क्या किए हम लोग कि ये और ये जो है आपका, ये लेमिनेटेड कोर हो गया, लेमिनेटेड कोर। अब देखिए इसमें क्या है कि इस कुंडली में हम लोग सप्लाई दिए, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी, एक कॉइल को प्राइमरी। इसमें हम लोग क्या किए, एसी को सप्लाई दे दिए। तो एसी जब सप्लाई इसमें देंगे तो क्या होगा, करंट अल्टरनेटिंग होगा। तो करंट जब इसमें अल्टरनेटिंग होगा तो इसमें क्या होगा, इस कोर में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस उसी मतलब ये जो कोर है इसी लेमिनेटेड कोर पे फिर ये कॉइल लपेटा हुआ है, तो इसमें फ्लक्स बनने लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ पोल अल्टरनेटली चेंज होते रहेगा। इसमें क्या हो, फिर
क्या हो जाएगा, इसमें ये कोर में फ्लक्स बह रहा है और इसमें कुंडली लपेटी हुई है, तो इस कुंडली के कारण इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो एक कुंडली के कारण, मतलब किसी चालक का वह गुण, जब हम लोग एक कुंडली में धारा देते हैं और दूसरी कुंडली में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण। तो इसमें क्या होती है कि जिस कुंडली में हम लोग ईएमएफ दिए, जिस कुंडली में हम लोग विद्युत धारा दिए, उसके अपोजिट दूसरी कुंडली से ईएमएफ मिलता है। और इसी सिद्धांत पे जो है आपका जितना भी ट्रांसफार्मर है, सारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली में हमेशा एसी सप्लाई ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको अल्टरनेटिंग करंट बहना चाहिए, तब जो है आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर यदि आप इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो ये आपका जल जाएगा और इस सिद्धांत पे कार्य नहीं करेगा। तो डीसी में कभी भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। इसी यही कारण है कि डीसी में ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर जब भी कार्य करता है वो एसी सप्लाई पे कार्य करता है, डीसी पे नहीं करता है। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।